नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक सम्मानित और शानदार साम्राज्य था। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ के लोगों को राय कहा जाता था। अगर बात करें कार्यकाल की तो सबसे पहले यहाँ पे संगम वंश का राज था, उसके बाद सुलु आए, उसके बाद तुलु आए और अंत में अरावुदु आए। जब तक कृष्णदेव राय रहे तब तक इसका जो साम्राज्य था वो काफ़ी ताकतवर था, लेकिन जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य में थोड़ा सा गिरावट आनी शुरू हो गई। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक साम्राज्य था, जिसको आज आप कर्नाटक कहते हैं, वो राज्य जो है विजयनगर में स्थित था। कहा जाता है कॉलिन मैकेंजी ने इसकी खोज की 1800 में, और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी हो या पंपा देवी के अंदर जो पुजारी थे, और विदेशी यात्री के खाते तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्यों से इसकी पहचान हमें होती है। अगर बात करें हम्पी की खोज कैसे कैसे हुई तो देखो 1815 में कॉलिन मैकेंजी ने, 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉव ने, 76 में JF फ्लीट ने, 1902 में जॉन मार्शल ने, और 1976 में ये राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया। 1986 में इसको विश्व धरोहर जो है वो घोषित कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण विषय, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता के चल रहा हूँ जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। साथ में 1754 में कॉलिन मैकेंजी के बारे में बात करें तो 1754 में इनका जन्म हुआ था और ये एक अच्छे इतिहासकार थे, सर्वेक्षक थे, मानचित्रकार थे। 1815 में इनको भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और यहीं से जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि भारत के सर्वेयर के पद पे ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1821 में। हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के राजा हिंदू थे तो 60 से अधिक मंदिर थे। 30 भवन की पहचान की गई है, बाड़े थे बड़े बड़े, दर्शन हॉल थे, महानवमी डिब्बा था। तो महानवमी डिब्बे से हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा, तो यहाँ से आपको देखना है महानवमी डिब्बे के बारे में। इसके अलावा यहाँ की जो मेन चीज़ें जैसे कमल महल, हजारा राम मंदिर आदि के बारे में पढ़ेंगे। महानवमी डिब्बा अगर बात करें तो उच्चतम बिंदुओं में से एक था महानवमी डिब्बा। इसकी जो लंबाई थी वो 11,000 फुट थी और जो इसकी हाइट थी लगभग 40 फीट के आसपास थी। महानवमी डिब्बा का अर्थ क्या है कि 9 दिन तक त्यौहार चलता था, जैसे हिंदुओं का त्यौहार है 9 दिन तक चलता था और इसलिए इसका नाम महानवमी डिब्बा था। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता था, तब बलि वगैरह का प्रावधान था, घोड़े की, भैंसे की, इस तरह की कोई भी बलि वगैरह इसमें दी जाती थी और बहुत सांकेतिक अर्थ हैं इनके। तो राजा हमेशा क्या करता था, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसका आयोजन करता था, मेले वगैरह का आयोजन होता था, जिसमें क्या हो, राजा के पास जो उसके नायक होते थे, नायक वगैरह होते थे, उन नायकों को राजा बुलाता था और वो नायक राजा को उपहार वगैरह देते थे उस दिन। और जो नायक नहीं आया इसका मतलब वो विद्रोह कर चुका है, फिर उसका कुछ अलग हिसाब किताब देखा जाता था। हम्पी के मंदिरों की बात करें तो काफ़ी लंबा इतिहास है। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ मंदिर बनवाए, पल्लवों ने, चालुक्यों ने, होयसला ने, चोलों ने। तो इन्होंने निर्माण कराया मंदिरों का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा केंद्रों के रूप में। भगवान विरूपाक्ष पंपा देवी की बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं कि विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। भगवान विरूपाक्ष कोई नहीं तो भगवान शिव के ही अंश थे, ठीक है। तो और जो पंपा देवी है वो पार्वती का अंश मानी गई है, कि कहा जाता है कि पंपा वहाँ पे गई और उन्होंने तपस्या की ताकि भगवान शिव से उनके विवाह हो सके और बाद में विवाह हुआ भी, ठीक है। तो मंदिरों की वास्तुकला संदर्भ में बात करें तो विजयनगर शासकों द्वारा गोपुरम मंडप विकसित किए गए। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया और उन्होंने पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी किया। इसके अलावा मंदिरों के अंदर काफ़ी सारे जैसे हॉल बनाए जाते थे, संगीत के लिए, नृत्य के लिए, नाटक के लिए, है ना, देवताओं के, जैसे आज भी रामेश्वरम के अंदर क्या है, भगवान राम की बारात निकाली जाती है, माता सीता के साथ विवाह का प्रावधान है। तो ऐसा ये दक्षिण में होता है। दक्षिण में उस समय भी देखो ऐसा हुआ करता था। विट्ठल देव, अभी भगवान विट्ठल जो है विष्णु के अवतार थे और इनको अक्सर जो है ना महाराष्ट्र में पूजा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा ना, अभी हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी थोड़े से विवाद चल रहे थे जगह को लेके। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की अटैच है,
तो भी चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग हैं वहाँ पे, सांस्कृतिक रूप से दोनों की चीज़ें एक जैसी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें कि क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। 20 वर्षों में दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण का काम किया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि का निशान ठीक हो गए। अब ये मिट जाते हैं चीज़ें, तो थोड़ी भाई एक समय हो गया तो चीज़ें मिट जाती है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज निकेल और MS नागराजा राव ने वर्षों तक काम किया और साइट का महत्वपूर्ण अवलोकन किया। और साथ ही साथ जो यात्री यहाँ पर आते थे उन्होंने जो विवरण छोड़े उनको पढ़ा गया अच्छे से, उसके हिसाब से चीज़ों को मेंटेन किया गया। विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला की बात करूँ तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के पास है। किसके पास है? तुंगभद्रा नदी के पास है और प्रायद्वीप के सबसे शुष्क प्रदेशों में से एक है। अब देखो यहाँ पानी का आएगा, जल का, क्योंकि देखो कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा। अब यहाँ पर यही हुआ कि शहर के लिए बारिश के पानी का संग्रहित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई, जैसे कमलपुरम टैंक, हेरिया नहर का पानी का उपयोग सिंचाई संचार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो कमलपुरम का ये पानी निकासी का या पानी को संचय करने का, संग्रहण करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। फारस का एक दूत आया था, अब्दुल रज्जाक ऐसा माना जाता है, और जब यहाँ पर आया तो उसने लिखा है, उसने भी अपने विवरण दिए हैं कि महल था, ठीक है, और बहुत सारे कमरे थे, 1000 समथिंग कमरे इसने बताए इसके अंदर। इसमें मेंशन नहीं, लेकिन बता दूं आपको। गेटवे पर मेहराब को किलेबंद बस्ती में ले जाया गया और गेट पर गुंबद तुर्की सुल्तान द्वारा पेश किए गए आर्किटेक्चर थे। इसे इंडो इस्लामिक शैली के रूप में माना जाता है ना, कि कुछ वो गुंबद जो होते हैं ना, आपने मस्जिद में देखी होगी तो उसमें गुंबद होता है ऊपर की तरफ, और आपने कोई भी ताजमहल देख लो या लाल किला देख लो, कोई भी आप ऐसे देख लो, इंडो इस्लामिक शैली में बने हुए। 3 शैली है, द्रविड़ शैली है, एक इंडो इस्लामिक शैली है और एक और है। ठीक है, तो मुझे उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले संगम राजवंश था, फिर सुलुव थे, फिर तुलुव थे, फिर अराविदु था, है ना। और इसमें तुलुव जो राजवंश था, कृष्णदेव राय तुलुव से थे, है ना, सुलुव से नहीं थे, तुलुव से थे। और हरिहर और बुक्का जो थे संगम राजवंश से थे। हालांकि एक राम राय का जिक्र मिल जाता है बाद में, जो कि प्रधानमंत्री था यहाँ का। हालांकि ना वो तुलुव से था ना अराविदु था, बट वो एक प्रधानमंत्री था। और इसकी वजह से क्या हुआ, राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ। संगम राजवंश ने साम्राज्य की स्थापना कर दी, सुलुभ ने इसका विस्तार किया और अपने गौरव के शिखर पर ले गया। लेकिन अराविदु के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कमज़ोर केंद्र सरकार थी, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। ये तो अक्सर होता ही है कि जो राजा मजबूत होता है, ताकतवर होता है, उसकी संतानें थोड़ी सी क्या होती है, कमज़ोर होती है ना। बहमनी साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंशों, कमज़ोर साम्राज्य आदि के विभिन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। और इसका महत्वपूर्ण कारण था, तीनों जो सुल्तान थे उनको लड़ाने की कोशिश की राम राय ने, लेकिन बाद में तीनों सुल्तानों ने इकट्ठे होके उल्टा राम राय पर हमला बोल दिया और इससे राम राय की स्थिति गंभीर हो गई। बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय का काल आदित्य शांति समृद्धि का रहा। न केवल उन्होंने झगड़ा नहीं किया किसी से, बल्कि सुल्तानों के उत्तराधिकार के झगड़ों को भी सुलझाया। जब जब लड़ाई हुई सुल्तानों के बीच में आपस में, तो उन्होंने शांत किया उसको भी, है ना। और गोपुरम वगैरह की स्थापना की। 1529 में इनकी मृत्यु होती है। देखो मैंने इसे बताया था कि 1530 में बाबर मरता है, तो बाबर के समकालीन थे। 1526 में बाबर आया था यहाँ पे, और 1529 में किसकी मृत्यु होती है, कृष्णदेव राय की। उसके बाद विद्रोह हुए इनके काल में, वही उत्तराधिकार को लेके कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, उस हिसाब से। और फिर इस अराविदु आ गए। कौन आ गए? तुलुव के बाद कौन आ गए? अराविदु। और 17वीं सेंचुरी तक रहे। 1565 के युद्ध के बाद भी ये 17वीं सेंचुरी तक। अब 17 जब बोलते हो ना, 1600 से 1700 के बीच में, जब भी 17वीं बोल रहा हूँ तो 1600 से 1700 के बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होती थी और सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ। अभी राय और नायकों के बारे में इन्होंने, अब राय नायक के बारे में पढ़ रखा है थोड़ा सा, बस यही है कि इन्होंने किसी को ताकतवर नहीं होने दिया, ना राय को ना नायकों को। ठीक है, और कंट्रोल में रखा, क्योंकि ये क्या करते थे, सैलरी नहीं देते थे किसी को, ज़मीन के टुकड़े दे दिए कि ज़मीन है ये आप ले लो,
और इस पे लोगों से खेती कराओ, खेती होगी तो आप उससे जो टैक्स बनेगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन इनका काम ये था कि इनको बदलते रहते थे बार बार, अब यहाँ फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। कारण क्या था कि वो ताकतवर ना हो जाए, ट्रांसफ़र होते रहते थे इनके। अगर मान लो एक राय को, एक नायक को, जमींदार को एक ही जगह रख दिया जाए, जैसे बाद में हमने देखा मुगल सल्तनत के अंदर बाकी जगह जमींदार ताकतवर हुए भी, जिनको अंग्रेज भी नहीं उखाड़ पाए, ठीक है, जिनको बाद में कांग्रेस द्वारा प्रीवी पर्स दिया गया, वो छोटे मोटे राजा तो थे, वो जमींदार हुआ करते थे, बाद में राजा बन जाते थे उस तरीके से। लेकिन इनका प्रणाली थोड़ी सी अलग थी, ये हमेशा इनको इधर से उधर पहुंचाते रहते थे। अब यहाँ पे राजाओं के नाम दे रखे हैं कि गजपति, हाथियों का स्वामी, उड़ीसा के शासक के बारे में बोलते थे ना, उड़ीसा में जो थे। अशुपति विजयनगर के लिए बोला गया, घोड़ों के स्वामी। नरपति, ठीक है, ये रायस को बोलते थे, जो राय थे उनको नरपति कहा। नरपति मतलब इंसान, नर मतलब इंसान, पति मतलब मालिक। पति का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मालिक है ना, करोड़पति, करोड़ों का मालिक है ना, तो इस तरीके से इसका अर्थ है। अब ये जो अमरनायक प्रणाली, ये बड़ी महत्वपूर्ण भी, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ के जाना, अमरनायक प्रणाली। तो जैसे बताया, अमर शब्द का उद्भव मान्यता अनुसार संस्कृत के शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ लड़ाई या युद्ध। ये फारसी भाषा शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे कुल का, ऊंचे पुत का, कुलीन व्यक्ति। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली हो। अब 3 क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि हमारे कोर्स में एकता प्रणाली नहीं है। एकता प्रणाली, विजयनगर की अमरनायक प्रणाली और अकबर की मनसबदारी प्रणाली। हालांकि मनसबदारी हमारे कोर्स में है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो वे राजस्व कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग घोड़ों और हाथियों के, मैंने बताया ना, इनको कंट्रोल करना। कोई लाइन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मिनट हो गए ऑलरेडी। मैं 18 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि तभी तो तुम लोग देखते हो। लंबी लंबी वीडियो जाएगी, तुम देखते ही खुद ही स्किप कर देते हो उसको ना। तो मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ काम, और किस लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं ऐसा। तो यहाँ पर अमरनायक को देखो वर्ष में एक बार भेंट दिया करते थे वो। अब ये एक वर्ष में एक बार भेंट कब देते थे? महानवमी डिब्बे के समय पर, जब वो मेले का आयोजन किया। देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए, जलपूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन मेरे ख्याल से आना चाहिए। विजयनगर में 2 नदियाँ बहती थी, कृष्णा और दूसरी तुंगभद्रा। नदियों पर बांध बनवाया और जल आपूर्ति का कार्य किया। उसके बाद कमलपुरम जलाशय की विशेषता क्या है? आसपास के क्षेत्रों को सिंचा जाता, उसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र के तक भी ले जाया गया था। किलेबंदी और सड़कें, देखो कैसे कैसे इन्होंने सड़कें बनाई थी। कृषि में आसपास देखो, ये कृषि हमेशा खेतों को अंदर लिया गया, ताकि अगर दुश्मन हमला कर दे तो खाने की आपूर्ति होती रहे। और सुंडाकार करती थी, सुंडाकार मतलब जैसे गोल बना के चक्र टाइप, और सबसे बीच में राजा का महल होता था। 7 किले थे, 7वें किले में सबसे अंदर की तरफ राजा का था। कमाल की बात थी, ना सीमेंट का यूज़ था, ना किसी केमिकल का यूज़ था, और इन्होंने पत्थरों को जोड़ा इस प्रकार से था कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिट होते थे, यानी मजबूती से इन्होंने बनाया हुआ था, बिना ईंटों के, बिना सीमेंट के, ठीक है। यानी एक महत्वपूर्ण वास्तुकला का परिचय, स्थापत्य कला का परिचय आपको यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। ऐसे बोले गारा का कहीं भी प्रयोग इन्होंने नहीं किया, ठीक है। खेतों घेरा गया, तो मैंने बताया क्यों, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा कि पद्मावती के अंदर अलाउद्दीन खिलजी बाहर बैठा है काफ़ी दिन तक, है ना। तो गोपुरम और मंडप इन्होंने बनाए। सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि इसके अंदर अच्छे से इन्होंने गोपुरमों की स्थापना की थी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक और आगे मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको, कहीं समझ में आए तो बता देना, मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। 10 किलोमीटर केंद्र में ये है हम्पी का मंदिर, और ऐसे ही है जैसा कृष्णदेव राय के काल में था। ग्रेनाइट के पत्थर थे यहाँ पर, और काम क्या था यहाँ पे? नृत्य करना, युद्ध करना, शिकार करना। इसके चित्र बने हुए हैं। कहानियाँ बताती है कि शिव की आराधना यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और मंदिर, इसका नाम है विट्ठल मंदिर। सुदृढ़ और दर्शनीय मंदिर था। दीवार के नीचे से ऊपर तक तांबे के पात्र से बने हुए थे। जानवरों की मूर्ति बनी हुई है। 2500 से 3000 जले हुए दीपक यहाँ मिले हैं, और स्त्री, कोमल, फूल, जानवर चित्र की नक्काशी भी की गई है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इस मंदिर को
बनाया गया है। हालांकि सरकार ने यहाँ पे पहिए अच्छा घुमाने का बैन किया हुआ है, ठीक है। विष्णु की पूजा यहाँ पे की जाती थी। शिखर देखा जाए, अब ये तो आप अगर मंदिर कभी गए हो तो आप देखोगे कि शिखर जो है वो इस तरीके से होते हैं मंदिर के अंदर त्रिकोणे, और गर्भगृह जो है वो जहाँ मूर्ति रखी जाती है वो क्या है, गर्भगृह है। सभागार होते थे जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर वहाँ बातचीत करते थे और चीज़ें होती थी इस प्रकार से। और विजयनगर के बारे में निरंतर शोध आज भी जारी हैं, आज भी चल रहे हैं विजयनगर के बारे में शोध, ठीक है। रिसर्च चल रहे हैं, नई नई बातें पता लगती हैं आज भी विजयनगर, बट हमारे एनसीईआरटी में जितना हमें उतना ही पढ़ना है। पड़ोसी राज्यों के साथ शत्रुता थी, एक बात। निरंकुश शासक थे, दूसरी बात, इसलिए पतन हुआ। उत्तराधिकारी अयोग्य थे, ये किसी भी राज दरबार का अंत अगर करना है तो यही चीज़ें हैं। पड़ोसी राज्य शत्रुता होती है उनकी भी, शासक निरंकुश होते हैं, जनता उन्हें अपना मानती नहीं है। अयोग्य अधिकारी होते हैं, अयोग्य है ये, ठीक है, आयोग नहीं है, अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। बच्चे जो है वो लायक नहीं निकलते, हाँ ये लगे। उड़ीसा, गोलकुंडा है ना, और बीजापुर शत्रुता हुई, और तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कहाँ का क्या क्या हुआ, आपको मैंने वहाँ पे समझा दिया वो सारी चीज़ें, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राम राय की नीति, जो मैंने पिछली बार बताया कि राम राय की जो नीति थी वो थोड़ी सी खराब थी, है ना। और राम राय की नीति की वजह से सत्यानाश हुआ किसका, विजयनगर का, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। अभी जस्ट बाद मैं 15 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एक PDF डालने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्ट डालने वाला हूँ, उस शॉर्ट को कृपया करके देख लें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर तो कर दें। थैंक यू सो मच।